So hello बच्चों लोग नमस्कार आदाब सत श्री अकाल and kimcho welcome to SSP the finest and the easiest way to learn the concept the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an इश्क मोहब्बत with the subject। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET की और CUET की एग्जाम आपके ठीक 10 से या 12 दिन के बाद है राइट। तो ऐसे में बच्चों अगर आपने प्लेलिस्ट मिस कर दिया है तो जरूर उसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट है, चल के प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो आपको CUET की प्रिपरेशन के वन शॉट वीडियोस फिजिक्स के मिलेंगे। कमाल के वीडियोस हैं। पिछले क्लास में हमने पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा था और आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म देखेंगे विथ कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इनके कॉन्सेप्ट क्या है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज यहाँ पर फिजिक्स के अमेजिंग लेक्चर्स एंड केमिस्ट्री के अमेजिंग लेक्चर्स आपको मिलेंगे जिससे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको हमेशा के लिए प्यार हो जाएगा। तो CUET को अगर करना है पार तो बाबा SSP की प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें बार बार, ठीक है। चलिए ये चैप्टर है बच्चा मैग्नेटिक फील्ड लॉज एंड देयर एप्लीकेशन यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो सबसे फेमस एप्लीकेशन है उसके बारे में, सबसे फेमस जो लॉ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर उसी लॉ को सामने रखते हुए कौन कौन से एप्लीकेशन थे, उसके कौन कौन से फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हमारे बायो सावर्ट। आई होप आप लोगों ने अपनी बोर्ड की एग्जामिनेशन जो है उसकी तैयारी करी थी हमसे, तो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से हमसे पढ़ा हुआ था बच्चा। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान से देखना एंड लास्ट तक वीडियो को देखना। तो बायो सावर्ट लॉ की बात करते हैं। बायो सावर्ट साहब ने कहा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उस करंट कैरिंग वायर की वजह से थीटा जितने एंगल पर, अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है और छोटा सा हम एलिमेंट लेते हैं जिसे हम करंट एलिमेंट का नाम देते हैं, IDL से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से थीटा जितने एंगल पर P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो बच्चा होता है म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन में 4 पाई r का स्क्वायर। ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बिकॉज ऑफ द एंटायर वायर, इसीलिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है वो सिर्फ इतने हिस्से का ही मिला है राइट, लेकिन हमें पूरे वायर की वजह से जानना है तो P पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। इससे 2 पॉइंट निकल करके सामने आते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये होता है कि अगर आप मान लीजिए कि आपका जो पॉइंट है वो यहीं पर आ जाए तो थीटा कितना हो गया बच्चा लोग 0, क्योंकि अगर आप इसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो थीटा 0 हो जाता है। और क्योंकि थीटा आपका 0 हो चुका है इसीलिए साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर। बट एट द सेम टाइम अगर मान लो आप थीटा यहाँ स्विच कर देते हो 90 डिग्री पर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगा बिकॉज साइन 90 की जो वैल्यू होती है बच्चा लोग वो 1 होती है। अब इसी बायो सावर्ट लॉ का यूज करके इनके जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं उनमें सबसे पहला सबसे खास एप्लीकेशन जो आता है वो होता है बच्चा इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके CUET का जो लेवल है वो नीट से थोड़ा सा नीचे है, CBSE से थोड़ा ऊपर है। तो अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, अब ये इनफाइनाइट वायर है ऐसे, इसमें से चल रहा है करंट I, यहाँ से R जितने डिस्टेंस पर पॉइंट P आया हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो आपका होगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई एंड देन Y। ये बच्चा जो Y है इसी को हम R यहाँ पे कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे R कह दीजिए। लेकिन अगर ये एक सिलेंड्रिकल वायर है और इस सिलेंड्रिकल वायर के अंदर ही अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चलिए मान लीजिए कि जैसे ये वायर हो गया राइट। अब इस करंट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, जरा थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा लोग। इस करंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं तब और आपको इंटरेस्टिंग बात पता चलेगा। ये ऐसे, ये उसका सेंट्रल एक्सिस और यहाँ से करंट जा रहा है और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल a है। तो इनसाइड अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड जानना है, ये तो आपका आउटसाइड हो गया, तो जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट IR 1 अपॉन 2 पाई a का स्क्वायर, जहां पर a क्या है रेडियस है, R1 क्या है इनसाइड डिस्टेंस है। यहां इस एक्सिस से R1 जितनी दूरी पर अगर हम जाएं तो 2 बातें सामने निकल आ रही है कि अगर आप आउटसाइड जाते हो तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R के हिसाब से R बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है। लेकिन अगर इस इक्वेशन को देखो तो a तो कांस्टेंट है ना, इस वायर का रेडियस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन चेंज क्या हो रहा है बच्चा लोग R1, क्योंकि जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हो यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सो अगर आप R1 बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, यानी कि B प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा R1। तो अगर आप इसका ग्राफ देखें तो कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा, पहले ये बढ़ रहा था बाद में ये इस तरीके से घटते जा रहा था। यानी यहाँ पर इनसाइड है विच इज प्रोपोर्शनल टू R1 और यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ B वर्सेस R। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। चलिए एप्लीकेशन इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए ये फिक्स्ड लेंथ का वायर होता,
इनफाइनाइट नहीं, लेकिन फिक्स लेंथ का वायर होता तो फिक्स लेंथ के वायर के लिए देखिए जैसे ये करंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर आप गए, ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट से आप यहाँ पर एक एंगल देखिए, ये θ1 है, ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वहीं दूसरे वाले एंडिंग पर जाएंगे तो ये एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस परपेंडिकुलर लाइन से आप जब यहाँ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, और जब आप यहाँ गए तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हमें θ1 इस तरीके से लेना है, अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन में हो तो हमें प्लस लेना है, अपोजिट तो प्लस। देखो ओ डबल पी से याद रखो, सिंपल तरीका, ओ डबल पी तो प्लस, और अगर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में रहा तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस। मस्ती कर रहे हैं, माइनस नहीं माइनस। और इसका फॉर्मूला क्या है सर, वो तो मेन है, तो वो फॉर्मूला होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट साइन θ1 प्लस में साइन θ2। ये आपका इक्वेशन है। अब देखो यहीं से निकल करके ये पैदा हुआ है, कौन सा वाला, यहां से निकल करके ये पैदा हुआ है, जरा चेक करो। अगर मैं ये वायर बोल दूं इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट हो गया मतलब यहां चला गया, ये भी यहां नीचे चला जाएगा, तो अगर ये यहां जाएगा तो θ1 बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला इनफाइनाइट है तो बहुत दूर गया है, तो ये वाली जो लाइन है बच्चा ये भी बहुत दूर ऐसे चली जाएगी। तब यहां से जो आप मेरा फिंगर देख रहे हैं, यहां से ये एंगल कितना बनेगा, यहां से यहां तक 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट के लिए θ1 भी 90 डिग्री और θ2 भी 90 डिग्री, तो साइन 90 1 + 1 2 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यहाँ पर 2, तो ये काटोगे तो देखो 2 पाई आर ही आ रहा है। ये तो हुआ फाइनाइट और इनफाइनाइट। लेकिन अगर मान लो सेमी इनफाइनाइट बोले तो इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे, वीडियो को रोक करके। चलिए, तो सेमी इनफाइनाइट है बच्चा, θ1 आपका 0 या θ1 90 डिग्री और θ2 आपका 0 डिग्री, यानी आंसर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये हो गए आपके इनफाइनाइट वायर के। बायो-सावर्ट लॉ हो चुका है, इसी में बायो-सावर्ट लॉ के साथ भी एक और चीज अटैच कर देते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट के बाद में तीसरा पॉइंट आता है। यस बच्चा, जो थर्ड पॉइंट आता है वो भी देखिए बड़ा शानदार है। जैसे मान लो कि ये कोई आर्क है, राइट, ये आर्क यहाँ सेंटर पर बच्चा लोग कुछ थीटा जितना एंगल बना रहा है और इसका रेडियस आर है। तो इस आर्क की वजह से यहाँ पर सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है वो म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई कैपिटल आर होता है। म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई कैपिटल आर रहता है। नंबर 4, यहाँ पर आप आर्क लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है कि अगर आपके पास में करंट कैरिंग रिंग है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक रिंग है, इसमें से करंट चल रहा है आई, और यहाँ से आप x जितने डिस्टेंस पर, ये आपका रेडियस कैपिटल आर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। एक स्पेशल केस याद रखेंगे सभी बच्चे, और वो स्पेशल केस ये है कि अगर x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 होता है ना, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रहता है। ये कई बार नीट में भी पूछा जा चुका है। आपका x बराबर प्लस माइनस r/√2 है तो आपका b क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंड अगर मान लीजिए x बराबर आप 0 कर दे, तो यहाँ आ गए तो सेंटर पर आ गए, ये 0 हुआ तो स्क्वायर से स्क्वायर r³ कटेगा, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r, यानी कि बच्चा लोग ये जो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन में 2r फॉर द रिंग ओनली, जिसमें n टर्न्स है, तो ये इक्वेशन आपका लग जाएगा। तो ये चीज है बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन से, इनको सभी लोग हम लोगों ने डिराइव भी किया है, लेकिन अभी हमें डेरिवेशन पर जाना नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। चलिए, तो ये बात भी हो गई। एम्पियर सर्किटल लॉ समझते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, चलिए एम्पियर सर्किटल लॉ देखते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास में क्लोज लूप है, तो इस क्लोज लूप के अंदर अगर आपके पास में एक करंट है क्रॉस I1 और एक करंट है डॉट I2, इस क्रॉस का क्या मतलब है, इस क्रॉस का मतलब है कि ये यहाँ से ऐसे अंदर जाने वाली करंट है, यहाँ पर कोई एक ऐसे वायर है और करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, और ये डॉट का मतलब क्या है, करंट ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है। ये निप देखिए, ये वाली टिप से देखिए, इसका मतलब हुआ बाहर और क्रॉस का मतलब हुआ अंदर। तो अब अगर मान लीजिए कि इस लूप में आपके चलने का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, इज दिस एंटी क्लॉकवाइज, यस। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी 4 उंगलियों को इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखेंगे और थंब को ओपन कर देंगे। थंब आपने ओपन किया तो बाहर आने वाला डायरेक्शन का जो करंट है वो पॉजिटिव होगा, यानी इसका आंसर हुआ म्यू नॉट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, और इस सिग्मा आई के जगह पर बच्चों हम लिखेंगे I2 माइनस में I1। अब आप बोलोगे सर अगर मान लो हम ऐसे क्लॉकवाइज लेते तो अगर आप क्लॉकवाइज लेते तो आपका थंब अंदर की तरफ जाता, तो I1 वी हैव टू टेक पॉजिटिव। तो ये रूल है,
अब आपको इस पर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि किताब में दिया तो होता है म्यू नॉट सिग्मा आई, बट उसे लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो सही तरीका क्या है कि आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। सर क्या हम एंटी ले सकते हैं, सर क्या हम क्लोक ले सकते हैं? बिल्कुल, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, बट रूल ये कहता है कि जिस दिशा में आपका थंब जाएगा वो प्लस होना चाहिए। अभी फिलहाल हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो देखिए मेरा थंब बाहर जा रहा है और बाहर जाने वाली करंट कौन है? आउटसाइड डॉट है, क्रॉस मतलब इनसाइड होता है, तो ये करंट बाहर जा रही थी इसलिए हमने उसे प्लस ले लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ लॉरेंज फोर्स, बट एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड यहां पर दो फॉर्मूले आपके सामने रखता हूं मैं। एक है आपका सोलेनॉइड और दूसरा है बच्चा टोरॉइड। दोनों फॉर्मूले एक जैसे लगेंगे, बट इन्हें थोड़ा सा आप अलग तरीके से याद रखना। अगर टोरॉइड होता है तो सर्कुलर लूप होता है ना, इसलिए n/2πr, और सोलेनॉइड होता है तो म्यू नॉट Ni/L, जहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स है, L लेंथ है, n नंबर ऑफ टर्न्स है और R आपका रेडियस है। सोलेनॉइड आपको पता होगा बच्चा लोग इस तरीके से रहता है, और जो टोरॉइड होता है हवा भरे ट्यूब जैसा होता है, और उसके ऊपर आप वायर की क्या कर देते हो? वाइंडिंग कर देते हो। चलिए अब लॉरेंज फोर्स की बात करते हैं। लॉरेंज फोर्स कुछ नहीं है बच्चा लोग, F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, और दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होता है Q V क्रॉस में B, है ना। दोनों का जो सम करते हैं वही हमारा लॉरेंज फोर्स है, यानी Q ब्रैकेट में E प्लस में V क्रॉस में B। इन्हें याद रखिए। इसी फॉर्मूले पर से ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, इसी फॉर्मूले पर से बहुत सारे पॉइंट्स बाहर आते हैं। कि अगर मान लो कि केस 1 हम लेते हैं, मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर घुस रहा है, तो सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन करता है तो क्यू वी बी बराबर में आप क्या लिखते हो? mv²/r। वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगा, तो r बराबर में आपका mv/qb हुआ। v बराबर आप r ओमेगा रख देंगे, तो ये देखिए कटा, v बराबर r ओमेगा अपॉन में qb, r ने r को मारा तो ओमेगा बराबर में आपका हो गया qb अपॉन में m। ओमेगा 2πf होता है, तो f इज इक्वल टू qb अपॉन में 2πm। फ्रीक्वेंसी का ठीक उल्टा टाइम पीरियड, सो 2πm डिवाइडेड बाई qb। तो टाइम पीरियड पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है। यहाँ से आप ये केस याद रखें। केस नंबर 2 जो होता है बच्चा, वो क्या था? तो केस नंबर 2 में अगर मान लीजिए वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रही है, तो एंगल बिटवीन v एंड b इज थीटा। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल किसी थीटा जितने एंट्री पर जाता है, तो वह इस तरीके से हेलिकल पाथ बनाता है। और इस हेलिकल पाथ के लिए ना सबसे पहले रेडियस का अगर फॉर्मूला देखो, तो वो आपका mv sin थीटा अपॉन में qb होता है। दूसरा अगर हम पिच का फॉर्मूला देखें, तो वो आपका होता है v cos थीटा 2πm डिवाइडेड बाई q इंटू वी। जैसे मुझे याद है ना बच्चा, वैसे ही आपको भी याद रखना है। अगर ये फॉर्मूले दिमाग में होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन की कहानी में आपको सिंपल सी भाषा में याद रखना है। साइक्लोट्रॉन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट बोर्ड में रहता है। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा साइक्लोट्रॉन का ओवरव्यू देता हूँ। जैसे यहाँ पर साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए नॉर्थ और साउथ वाली एक मैग्नेट लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये वाला जो सिरा है वो नॉर्थ है, और यहाँ पर जो है बच्चा लोग वायर की वाइंडिंग इस तरीके से की गई है कि साउथ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और यहाँ पर ना एक इस तरीके से एक प्लेट लेते हैं जिसको डिस बोलते हैं। रोटी रखने वाला जो डब्बा होता है ना, उसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए रोटी रखने वाले डब्बे का ऊपर से टॉप व्यू लेंगे तो सर्कल दिखेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा क्रॉस व्यू लेंगे तो वही रोटी रखने वाला जो डब्बा होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यानी अंदर भी स्पेस है ऐसा। तो ये टॉप व्यू लिया गया है, ऐसा समझिए, ठीक है। फिर ये जो डीस है, डी शेप का, इसलिए इसको डीस बोलते हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त अमाउंट का एसी सोर्स दिया जाता है। कहानी समझ लेंगे 5 मिनट के अंदर, सब समझ में आ जाएगा। इससे कोई सवाल आपके रुकेंगे नहीं, बहुत आसान है, बट इसे बहुत टफ करके लोग पढ़ा देते हैं। मैं सिंपल करके बताता हूँ। तो ये एक सेटअप है साइक्लोट्रॉन का। अब जरा इसके मतलब के ऊपर चलते हैं। साइक्लोट्रॉन, साइक्लो मतलब चक्कर, एंट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या एक छोटा सा पार्टिकल, ट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बेसिकली करता है क्या? पार्टिकल्स को गोल गोल घुमाता है, एनर्जेटिक करता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें चार्ज पार्टिकल गोल गोल घुमाना है, क्यों एनर्जेटिक क्यों करना है? गोल गोल घुमाने का फायदा क्या है? अगर मुझे एक ट्रैक बनाना है जहाँ पर मैं लोगों को दौड़ाना चाहता हूँ और बैठ के उसको देखना चाहता हूँ, तो एक बहुत लंबा अगर स्ट्रेट ट्रैक होगा ना, तो हमें भी साथ साथ में दौड़ना पड़ेगा देखने के लिए कि भाई बंदा कहाँ तक पहुंचा। लेकिन जो लोग दौड़ लगाते हैं, जो रेसर होते हैं,
उसमें देखिए सर्कल ही होता है। क्यों? क्योंकि आप एक जगह बैठ करके ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कितने बार चक्कर मारा, आपका समय भी बच जाएगा, स्पेस भी कम लगेगा। इसीलिए पार्टिकल को गोल गोल घुमाने वाली मशीन साइक्लोट्रॉन है। अब सवाल ये आता है कि क्यों गोल गोल घुमाना है, तो इसका आंसर सुनिए। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको समझने के लिए हमें उन्हें तोड़ना पड़ता है। जैसे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सामने दुनिया के कैसे आया। आज हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन ये पहली बार दुनिया के सामने कैसे आया होगा? ऑब्वियसली किसी एक्सपेरिमेंट से आया होगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मशीन चाहिए, वही मशीन साइक्लोट्रॉन है। तो किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ना आपको एक ऐसा अमाउंट का एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल चाहिए, और वो चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा तभी जाकर के इस न्यूक्लियस को तोड़ेगा, बिकॉज न्यूक्लियस इज ऑलरेडी अ ह्यूज अमाउंट फोर्स वाला स्ट्रक्चर इन द एंटायर यूनिवर्स, है ना। तो किसी एक खतरनाक चीज को तोड़ने के लिए आपको एक खतरनाक चीज बनानी पड़ेगी, और वो खतरनाक चीज बनाने वाली जो मशीन है वो साइक्लोट्रॉन है। अब कैसे ही काम करती है वो भी आपको समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपका टर्मिनल है, ये आपका एसी सोर्स है जो प्लस माइनस होता रहता है। शुरू में मान लीजिए ये टर्मिनल प्लस है और ये माइनस है, तो जिसकी वजह से डीस का ये वाला टर्मिनल क्या हो गया? प्लस हो गया, और बच्चा ये वाला क्या हो गया? माइनस है। शुरू में ऐसा माइनस है। अब जिस चार्ज पार्टिकल को आप एनर्जेटिक करना चाहते हो, मान लो कि वो यहाँ कहीं पर है, ये वो चार्ज पार्टिकल है क्यू अमाउंट का। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा गया, तो ये प्लस माइनस ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। अब जरा सोचिए, यहाँ नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट व्हाइट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जहां पर होते हैं, उन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में आपने एक पढ़ाई करी होगी बोर्ड एग्जाम में, E बराबर BC, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बाप होता है, C यानी 3×10⁸ होता है। तो इतना ज्यादा टाइम्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पावरफुल है। तो मैग्नेटिक फील्ड अपना असर दिखाए उससे पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? अबे चल तू मेरे डायरेक्शन में चल, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अंदर घुस जाता है। अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल अंदर घुसता है, तो अंदर जाते ही ये जो माइनस वाले सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये कंडक्टर है डीस, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है, क्योंकि ऐसा नहीं जरूरी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह है। तो अंदर तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है नॉर्थ से साउथ, चार्ज पार्टिकल ऐसे घुसा, तो अभी थोड़ी देर पहले देखिए कि चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर घूमता है तो सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करके जब तक वो यहाँ पहुंचता है ना, तब तक ये एसी सोर्स अपने आप को यहाँ प्लस कर देता है, और यहाँ क्या कर देता है? खुद को माइनस। यानी ये माइनस हो जाएगा और ये आपका क्या रहेगा? प्लस रहेगा। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा, फिर यहाँ बाप ज्यादा पावरफुल हो गया, ऐसे प्लस से माइनस की तरफ, फिर वो यहाँ एंट्री मारेगा, फिर वो ऐसे घूमेगा, फिर वो ऐसे घूमेगा। ये प्रोसेस लगातार होती रहेगी, और ऐसे प्रोसेस होते 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 एक सिस्टम बना दिया जाता है कि जब वो बहुत बार घूम लेता है, क्योंकि R बराबर mv अपॉन में QB के हिसाब से जितना ज़्यादा रेडियस होता है उतनी ज़्यादा स्पीड होती है, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़बरदस्त तरीके से न्यूक्लियस को तोड़ सकता है। तो यहाँ से बाद में इलेक्ट्रॉन्स को, जो चार्ज पार्टिकल है सॉरी, उसको ऐसे निकाल करके टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बॉम्बार्ड कर देता है। इस पूरी कहानी का श्रेय सिर्फ इतना है कि साइक्लोट्रॉन में साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आप अभी थोड़ी देर पहले ही देख चुके हो। बोलोगे सर ये नया थोड़ी है, मैं बोलूंगा यस वेरी गुड बेटा, यही रहा, QB/2πm। तो आपको मास दिया होगा चार्ज पार्टिकल का, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बता दो या टाइम पीरियड बता दो, तो इसका ठीक उल्टा। तो ये है कहानी आपके साइक्लोट्रॉन की। दो ही चीज याद रखें, दोनों लोग रहते हैं, बाप और बेटा। बाप कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बाप क्या करता है? ऐसे चलाता है या ऐसे चलाता है, इस गैप में चलाने वाला काम बाप करता है, और घुमाने वाला काम कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड यानी बेटा करता है। बस जितने बार वो घूमता है, रेडियस बड़ा हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। जस्ट लाइक CID के अंदर दया को दरवाजा तोड़ना होता है, रनअप लेता है ना, वैसे ही चार्ज पार्टिकल ढिचकियाँ रनअप लेता है। जितनी बार रनअप लेता है स्पीड बढ़ती चली जाती है, स्पीड बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तबाक टूट गया न्यूक्लियस। तो ये कहानी होती है आपकी साइक्लोट्रॉन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स बिट एंड टॉर्क बिटवीन द टू पैरेलल करेंट्स। तो मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क दोनों एक साथ नहीं है, अलग अलग समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, ये भी आप पढ़ चुके हो, ये I1 और ये I2, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस R मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक एक वायर का जो लेंथ है वो आपका L है। तो जब भी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर होंगे तो इनके ऊपर फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला μ0 I1 I2 L अपॉन में बच्चा पार्टी 2π एंड देन y, ये फॉर्मूला लगता है फोर्स का। इसके अलावा अगर मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके बीच में एक वायर है, करंट चल रहा है उसमें से I,
और इसको हमने किसी बैटरी के साथ जोड़ा था तभी करंट चल रहा होगा, ये माइनस और ये प्लस, तभी तो ये करंट ऐसे चल रहा है। और इसका लेंथ अगर आपको पता है L, तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग वायर आ जाता है तो भी फोर्स लगता है। मैं आपको सारे फॉर्मूले एक साथ लिख के बता रहा हूँ। IL क्रॉस B, इसे कई बार हमने अपने क्लासेस के अंदर बिल भी कहा है कि सांप कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो BIL साइन थीटा, एंड दिस इज पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में लगने वाला फोर्स। डायरेक्शन जब भी करंट का सेम होगा बच्चा, याद रखिएगा, तब भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तब हमेशा इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। सेम एस अट्रैक्शन, सचिन सर अट्रैक्शन फॉर फिजिक्स। तो ये हो गया। नाउ टॉर्क। तो बच्चों अभी टॉर्क की कहानी क्या है, तो टॉर्क आप इससे पहले भी पढ़े थे, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उसमें से करंट पास होता है, तो इट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ टॉर्क एज पर द फॉर्मूला एम क्रॉस बी। एम की जगह पर आता है NIA क्रॉस में बी, तो इसको आप तोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा NIB एंड देन साइन थीटा। दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क, NIAB एंड देन साइन थीटा। मैं आपसे पूछूं टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, सो व्हेन यू पुट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये आपका टॉर्क मैक्स हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा NIA एंड देन B, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव डन। फोर्स टू पैरेलल करंट कैरिंग, ये भी हो चुका है। टॉर्क, ये भी हमने कर लिया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस डायग्राम को देखिए घबराइए मत। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कहानी है कि जो NIAB होता है इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, K फाई, जहां पर फाई को क्या बोलते हैं, ये फाई कितना एंगल जो उसका निडल रहता है, कितना एंगल आगे पीछे गया, और K को ओरिजिनल कांस्टेंट कहते हैं। इसी फॉर्मूले में अगर हम NAB अपॉन में K और ये फाई बाई आई कर दें, तो ये जो फाई बाई आई होता है इसे बच्चा हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। और अगर हम NAB डिवाइड बाई KR कर दें, यानी कि फाई बाई IR यानी कि फाई बाई V, तो इसे हम बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है करंट सेंसिटिविटी, कर लिया हमने। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, इट्स अ वेरी गुड कहानी। तो देखिए, अगर एक गैल्वेनोमीटर को मुझे एक एमीटर में कन्वर्ट करना है, कहानी ध्यान से सुनना। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और ये गैल्वेनोमीटर का जो है बच्चा लोग रेजिस्टेंस है, कैपिटल G समझ लीजिए। तो हमेशा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी कम अमाउंट का रेजिस्टेंस यहाँ लगाया जाता है, जिसे हम शंट कहते हैं। ये वो मेन करंट है जिसे आप मापना चाहते हो। शंट में से जाने वाली करंट IS और यहाँ से जाने वाली करंट IG, तो I बराबर IG प्लस IS हो जाएगा, ठीक है जी हाँ बिल्कुल सही है, I माइनस IG भी कर सकते हैं। तो ये जो शंट की वैल्यू होती है ये होता है S बराबर में IG इंटू G अपॉन में I माइनस में IG। अगेन आई रिपीट माई सेंटेंस, IG इज द मैक्सिमम करंट विच कैन पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। G आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, I वो करंट है जिसे आप मापना चाहते हो, और IG आपका गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट है, एंड S आपका शंट है। तो ये एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है। सिमिलरली अगर एक गैल्वेनोमीटर आपके पास में है बच्चा जिसका रेजिस्टेंस G है, उसे आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां लगाना होगा एक रेजिस्टेंस RS। तो यहां से चलने वाली करंट आपकी IG गैल्वेनोमीटर से चल रही है। ये जो RS है इसकी जो वैल्यू होती है वो आपका V अपॉन में IG माइनस में G होता है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द इक्वेशन, एंड ज़्यादा इसके अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी डीप में हमने बोर्ड्स में पढ़ाई कर ली है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कब लगाते हैं, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, एंड पैरेलल में हम शंट कब लगाते हैं, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर सवाल में आगे से बढ़ने से पहले कुछ 2-3 और बहुत बेसिक चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है बच्चा ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म। आपके NCERT किताब के अंदर है, आपके CUT सिलेबस के अंदर भी है। बहुत छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी बात है, समझिएगा तो मजा आ जाएगा, कभी भी भूलेंगे नहीं, जीवन भर याद रहेगा। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म से पहले हम कलर ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा जो ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म है इसका मतलब होता है कि किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि घूम रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यार, तो करंट तो बनाएगा बॉस।
चार्ज ई कैपिटल टी, ये आपने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था, अगर नहीं देखे हो तो देख लो। तो आई बराबर ई वी बाई 2πr। एंड साथ ही साथ बच्चा मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET एंड फॉर दैट यू कैन ज्वाइन अवर क्लास 24 ऐप। अगर आप में से बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को रोक करके हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 को जरूर डाउनलोड करो। वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज देखो पढ़ाई तो आप मुझसे यहाँ पे कर लोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना बच्चा, और प्रैक्टिस किए बगैर आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ज्वाइन अवर मॉक टेस्ट। बहुत मेहनत किया हमारी टीम ने, और सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के साथ हम आपको केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिस दे देंगे, मॉक टेस्ट दे देंगे, साथ ही इंग्लिश और जनरल टेस्ट का भी देंगे। और जानते हैं प्राइस कितना है? कितना हो सकता है? 2 पिज़्ज़ा का जो प्राइस होता है ना, उससे भी कम है, हैवी वाला पिज़्ज़ा जो आप खाते हो। तो सिर्फ 499 रुपये में आपको हमारी मॉक टेस्ट मिल जाएगी। क्लास 24 ऐप पर आप डाउनलोड करके प्रिपरेशन सिलेक्ट करिए CUET, एंड जैसे ही आप CUET सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो उसमें आपको हमारा मॉक टेस्ट दिख जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्रैक्टिस के क्वालिफाई करना इज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब हो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। चलिए, तो हमारे क्लास 24 ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। आइए, तो EV अपॉन में 2πr हो गया, तो करंट मिल गया भाई साहब। अब मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला होता है M बराबर I इंटू ए। तो 2πr एंड देन एरिया πr का स्क्वायर। r ने r को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, तो EVr अपॉन में 2π हो गया। मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, सो EMVr अपॉन में 2m एंड देन पाई। आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर है, पाई तो कट चुका था ना, पाई से पाई कट गया। EVr अपॉन में 2, पाई कट चुका है, जस्ट अ सेकेंड, पाई कट चुका है, तो पूरा ही कट गया, शिट, चलो कोई बात नहीं। तो पाई अगर कट चुका है, फिर से लिख लेते हैं, पूरा जाने से अच्छा इतना तो रहे कम से कम, है ना। हाँ, तो EVr अपॉन में 2 आया। अब मैं कहता हूं m से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो MVr है वो आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, यानी ये बन जाएगा EL अपॉन में 2m। इसे कहते हैं कायरोमैग्नेटिक रेशियो। E/2m कायरोमैग्नेटिक रेशियो है, इसकी वैल्यू 8.8 10⁻26 किलोग्राम कूलम पर किलोग्राम होता है, कूलम पर किलोग्राम। एंड दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म की कहानी, यानी ऑर्बिट में रहे हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमें मैग्नेटिज्म मिलता है वो ये है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आइए, आपके CUET में कैसे धुरंधर सवाल बनते हैं चैप्टर से, हम वो करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में है 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर केप्ड इन द सेम प्लेन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2 concentric rings are in the same plane, number of turns in both the rings is 20। चलिए, 2 रिंग बना देते हैं और दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स 20-20 है, रेडियस 40 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, तो एक का रेडियस R1 40, दूसरे का रेडियस R2 80। करंट जो है 0.4 एंड 0.6 है, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, तो एक में हम I1 ऐसे लेते हैं, दूसरे में हम I2 ऐसे ले लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब देखिए, क्वेश्चन देख के पता चल जा रहा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, और ये एक रिंग है, तो रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो म्यू नॉट Ni अपॉन में 2r, यही होता है ना। बट अब दोनों प्लस होगा कि माइनस, वो किस बात पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। तो देखिए, एक की मैग्नेटिक फील्ड थंब खोलो बाहर की तरफ, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ऑब्वियसली B1 माइनस B2, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, तो हमारा म्यू नॉट n दोनों में सेम है क्या? हाँ, नंबर ऑफ टर्न सेम है, अपॉन में 2 भी सेम है, फिर I1 अपॉन में R1। तो देखिए I1 कितना है 0.4 और R1 कितना है 40, तो 0.4 अपॉन में 40 सेंटीमीटर है बच्चा, तो 100 कर दीजिए, फिर माइनस 0.8 0.6 और उसका जो रेडियस है वो आपका कितना है 80 सेंटीमीटर। तो 80, 1 सेंटीमीटर 10 की बात गलत कर दिया मैंने, 100 नहीं आएगा, 100 तो ऊपर हो जाएगा ना, 100 यहाँ पर है, चलो यहाँ कर देते हैं, ये आपका 100 हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, 10⁻²। और यहाँ पर कितना हुआ बच्चा? ये आपका 80 था। चलिए, अब देखिए कॉमन, तो आप सारे आंसर को म्यू नॉट में देख रहे हैं, तो म्यू नॉट को ना छेड़ें। एन आपका कितना है 20/2 इंटू 100,
और यहाँ क्या बच गया आपका, तो 100 और ले लूँ मैं यहाँ नीचे से, क्योंकि ये पॉइंट हटाऊंगा तो देखो 100 वापस आ जाएगा, तो 4/10 हुआ, यानी कि 4/40 यानी 1/10। और ये आपका हुआ बच्चा 3/8, 3/8 है, ठीक है। तो ये देखो 100 से 100 कट गया, ये काटा तो 10 हो गया, तो दिस इज नाउ 10 म्यू नॉट 8, और 10 में से 7 चला, 10 तिहाई 30, 8 माइनस में 30 22 आ रहा है लगभग। माइनस इसलिए क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी आंसर माइनस में नहीं है। ऑब्वियसली बड़े में से छोटे को घटाना है, तो इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। फिर से बोलता हूँ, 8 माइनस में 30 यानी -22, माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि ये मुझे इधर लिखना चाहिए था, ऑप्शन देख के पता चल जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 8 कितना हो गया यहाँ पर, सही है ना, 8 माइनस 30 यानी कि 22। अब इसे काट देते हैं, कितने से कट रहा है, 11 पंचे 5 दूनी, तो 22 म्यू नॉट अपॉन में 8 आ रहा है, 2 से और कट जाएगा, 11 म्यू नॉट बाई 4। कहीं कुछ लोचा है, चलो अब ये आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन एरर है, इसको सुधार लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लेना। म्यू नॉट एन अपॉन में 2r, बाकी सब कुछ सही है। एक बार फिर से देख लेता हूँ, ओके ओके ओके, म्यू नॉट सही है, एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स 20 था दोनों ही रिंग्स में, और आर जो था आई अपॉन में आर 100 ऊपर आ जाएगा, तो 100 बाहर आ गया। 0.4 और 0.6 जो करंट थे, पॉइंट को हटा के यहाँ 10 करूँगा, यहाँ पर पॉइंट को हटा के यहाँ 10 करूँगा, तो 100 इधर आ गए, तो ऊपर वाले 100 से ये कट गए, 100 तो चला गया। 4/40, 4 दाह में 40, 1/10, और 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, गलती पता चल गई ना, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यहाँ पर कितना आएगा 4। तो देखिए ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वो सब कटने के बाद सब सही हो जाती हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं जहाँ आपको पेन की जरूरत ना पड़े। तो 2 से काटा था इसको 10, तो ये आपका 10 म्यू नॉट है ही, यहाँ मैंने गलती करी। 4 माइनस में 30 यानी कि 24, और नीचे कितना हुआ 10 गुणे में 4, 4 छंग 24, देखो अब आ गया 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, अभी भी गलत आ रहा है ये कर लेना। वैसे इसका सही आंसर है बच्चा लोग 10 म्यू नॉट बाई 4, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बहुत बार करा चुका हूँ ये सवाल, कर लेना आप लोग, कैलकुलेशन में समय नहीं बिगाड़ते हैं, कर लोगे आप लोग। अगले सवाल पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। पार्टिकल ऑफ मास m हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज q, दिस पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v and then entered normally in a uniform magnetic field b. It performs a circular motion of radius capital R. The ratio of the charge q by m is, है ना, q by m is also called specific charge। आइए करते हैं इसको। तो देखिए बच्चा, अब जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल q है, क्यों चार्ज पार्टिकल क्यों है, ऐसा नहीं है। चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m है, उसको v वोल्टेज के हम पोटेंशियल के थ्रू फिर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री दिलवा देते हैं। नॉर्मली मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। तो सबसे पहले तो देखो क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। करेक्ट है सर, v से v कट जाएगा, तो v यानी वेलोसिटी आपको मिल जाएगी क्यू आर बी डिवाइडेड बाई एम। करेक्ट बच्चा, तो दिस इज वेलोसिटी। अब क्योंकि उसको v जितने पोटेंशियल से हम उसको एक्सीलरेट कराते हैं, तो एक्सीलरेशन करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन मतलब चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। हम इस E के जगह पर Q इंटू कैपिटल V लिख सकते हैं। नाउ दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो V का स्क्वायर हो जाएगा Q का स्क्वायर, R का स्क्वायर, B का स्क्वायर अपॉन में M स्क्वायर इज इक्वल टू Q एंड देन कैपिटल V, यानी कि दैट इज वोल्टेज। चल बच्चा, तो अब यहाँ से देख क्या कट रहा है, तो क्लियरली पता चल रहा है ये Q से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये मास से बच्चों ये कट जाएगा, तो Q बाई एम आपके सामने आ चुका है 2 कैपिटल V डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड देन बच्चा लोग B का स्क्वायर। दिस R इज कंसिडर टू बी अ कैपिटल R स्क्वायर, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोटॉन यानी कि 1h1, ड्यूट्रॉन यानी कि 1h2, अल्फा मतलब 2he4 पता चल जाना चाहिए। ये जो होता है बच्चा एटॉमिक नंबर है, ये आपका मास है, यानी यहाँ से ये चार्ज की वैल्यू है और ये मास की वैल्यू है। यहाँ देखिए चार्ज आपका Q है बट मास आपका 2m है, यहाँ चार्ज आपका 2Q है बट मास जो है आपका 4m है। अब सवाल को रीड करना, यहाँ पे कहता है कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी से परफॉर्म करता है सर्कुलर मोशन, नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारा है, तो रेडियस का क्या रिलेशन होगा।
जैसा कि आपको पता है r बराबर में mv अपॉन में qb एंड दिस मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट दैट इज मोमेंटम. सो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या बच्चा लोग, √2 mk. अब ये कहाँ से आया बोलोगे तो k बराबर में हाफ mv का स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा √2mk. करेक्ट ना. तो ये देखो निकल करके आपके सामने आया. तो अपॉन में q इंटू बी. अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, m और q ही अलग से रहेगा. तो हम सबसे पहले प्रोटॉन की बात कर लेते हैं. दिस इज गोना बी √m अपॉन में q. देन लेट अस टॉक अबाउट रेडियस ऑफ प्रोटॉन. के बाद में हम किसकी बात करें, प्रोटॉन के बाद में क्या दिया था इस क्वेश्चन में, न्यूट्रॉन, rd की बात करते हैं. तो जब हम rd की बात करते हैं न्यूट्रॉन की बच्चा लोग, तो यहाँ पर मास आपका इतना है, यानी कि √2m डिवाइडेड बाई q. और उसके बाद r जब अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा की बात करने पर बच्चा पार्टी यहाँ पर 4m हो जाएगा. 4m बाहर जाएगा तो 2 √ में m, और फिर नीचे बच्चा लोग 2q था तो ये आपका कट जाएगा. यानी कि rp और r अल्फा सेम है जबकि rd सबसे ज़्यादा है. तो rp और r अल्फा सेम है, rp और r अल्फा सेम है, और rd बड़ा होना चाहिए. तो ये ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है, ऐसा होना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. यहां कहता है कि इलेक्ट्रॉन परफॉर्म करता है सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन. बच्चा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये v वेलोसिटी से एंट्री मारता है तो उसकी वेलोसिटी बच्चा लोग कांस्टेंट रहती है, सॉरी स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज होता रहता है, डायरेक्शन चेंज होता है. अगर आप यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन देखिए तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, बिकॉज बच्चा लोग वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एफ का डायरेक्शन वी और वी से बनने वाले फोर्स उसके डायरेक्शन के अपोजिट होता है. अगर जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा है तो फोर्स आप लोगों का कहाँ लग रहा है, यहाँ पर फोर्स ऐसा 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 है, मतलब वो हमेशा परपेंडिकुलर है. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, इट इज 90 डिग्री. और आई कैन से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज 90 डिग्री. सो ऑब्वियसली वर्क डन जीरो है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब kf माइनस के आई जीरो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बच्चा लोग कांस्टेंट है. अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो उसने गेन कितना किया, ऑब्वियसली नथिंग, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो गेन ही नहीं किया, तो आंसर आएगा जीरो. अगर ये गेन वर्ड नहीं होता तो इसका आंसर कांस्टेंट होता, लेकिन उसने कितना गेन किया, आंसर इज जीरो. अगला सवाल. अगले सवाल में यहाँ पर दो पैरेलल वायर्स दिखाई दे रहे हैं. थोड़ा आप लोगों की सरलता के लिए मैं यहाँ पर इसे डार्क कर देता हूँ. यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे है, एंड इनकी जो वैल्यू है बच्चा लोग वो 1 एम्पियर है. आपसे बोलता है कि इनमें क्या रिलेशन होगा. देखिए साफ साफ पता चल रहा है, पहले दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है, और म्यू नॉट I1 I2 यानी 4 अपॉन में 2 पाई एंड देन y इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें भी नहीं पता. ये पहला फोर्स हुआ. जो दूसरा फोर्स है बच्चा सेकेंड वाले केस में, वहां देखिए 1 इंटू 1, ये आपका म्यू नॉट इंटू 1 अपॉन में 2 पाई अगेन y. बट अगर मैं म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई y की बात करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी f/4. लेकिन अब इनके बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है. आपको सिखाया कि अपोजिट में रिपल्सिव लगता है, और अगर डायरेक्शन सेम है बच्चा लोग तो उनके बीच में अट्रैक्टिव लगता है. तो अपोजिट रिपल्सिव विल बी f/4 एंड रिपल्सिव विल बी f/4 एंड रिपल्सिव. ऑप्शन नंबर डी. अगला सवाल में भी सेम है, यहां पर हमें जवाब देना है कि वायर का क्या होगा. ठीक है, और वो भी कौन सा, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन वायर क्यू. तो जरा इस क्यू वायर को देखिए, इसके और इसके बीच में बच्चा लोग सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्टिव हुआ, तो ये बेचारा क्यू वायर यहां खिसकने की कोशिश करेगा. लेकिन ये और ये अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपेल होगा, मतलब ये अभी भी इसी तरफ आने की कोशिश कर रहा है. बिकॉज ऑफ दिस वायर ये रिपेल हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वायर इधर अट्रैक्ट हुआ, तो इस पर मैक्सिमम जो फोर्स है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है, मतलब इसका आंसर आएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ वायर क्यू. ऑप्शन नंबर ए. अगला सवाल. एज शोन इन द फिगर, सर्कुलर कंडक्टिंग वायर्स कैरीज अ करंट I. It lies in XY plane with center at O. The tendency of the circular loop is 2. इसकी टेंडेंसी क्या होगी. तो बच्चा जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से करंट चल रहा है, जैसे ये वाले सेगमेंट की बात करो, तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है एज पर द फॉर्मूला IL क्रॉस B. राइट, पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. देखिए थंब कहाँ जा रहा है,
अंदर की तरफ है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है। ठीक है, अब उसमें ये एक वायर है कुछ लेंथ का, मान लो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो देखो फोर्स कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ऐसे यहाँ पर भी फोर्स बाहर की तरफ, यहाँ पर भी फोर्स बाहर की तरफ, यहाँ पर भी फोर्स बाहर की तरफ। तो मैक्सिमम जो फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। कैसे किया, फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 उंगलियां मेरी ऐसी हैं, थंब मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इस हिस्से को मैं स्ट्रेट करके इमेजिन करूं तो दिस इज लाइक आई एल, क्रॉस में बी, आई एल, 4 उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाइए, थंब ये रहा, तो थंब आपका बेसिकली इधर है, ऐसे यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, सभी जगह पर फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से हम कहेंगे बच्चा लोग कि ये पूरी तरह से फैल जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा, तो आंसर आएगा एक्सपांड। अगला सवाल, एट अ प्लेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड आर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो चलिए हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, देयर एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब एक इलेक्ट्रॉन है जो कि नीचे की तरफ मूव करता है, हेंस दिस इलेक्ट्रॉन। ओके, सबसे पहली बात बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो एज पर द फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस में बी, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स, इसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है, एंड वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम प्लस टू माइनस, सो इट विल बी रिपेल, बिकॉज ये माइनस इस माइनस से रिपेल होगा, तो आपका आंसर आएगा will be bends towards, will lost the velocity, will lost the velocity, because repel हो रहा है ना, ऐसे आने के फिर ये रिपेल हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहता है दो पैरेलल थिन वायर्स हैं, करंट सेम है, तो दोनों के बीच में फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 के हिसाब से म्यू नॉट I का स्क्वायर अपॉन में 2 पाई L की जगह पर 2 पाई R, तो म्यू नॉट I स्क्वायर 2 पाई R डायरेक्ट। ऐसे भी क्वेश्चन आपके CUT में आएंगे, ये बहुत बेहतरीन सवाल लग रहा है। यहाँ बोलता है कि द वोल्टेज शोन बाय द वोल्टमीटर विल बी, चलिए वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा, तो वोल्टमीटर जाहिर सी बात है इसमें से कितना करंट चला और IR के हिसाब से, तो ये रीडिंग देगा 10 इंटू आई। अब बच्चा I कितना है, तो 10 बटे में रेजिस्टेंस कितना है 20, यानी कि 5 वोल्टेज ये आपको आंसर देगा। सो द आंसर इज 5 वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है, चार्ज Q है, मास M है, मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस R इन द प्लेन इनसाइड एंड नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज, एक रिवोल्यूशन को करने में जो टाइम लगता है वही इसी को तो हम टाइम पीरियड कहते हैं। एंड अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है दैट इज QB अपॉन में 2 पाई M, सो आपका टाइम पीरियड ठीक इसका उल्टा होगा बच्चा, 2 पाई M अपॉन में QB। हैरान मत होइए, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके CUT में आएंगे जो कि सिंगल फॉर्मूला बेस्ड हो, जो कि फॉर्मूला पर पूरी तरह से बेस्ड हो, इसीलिए आप कोशिश करें कि आपको पूरे फॉर्मूले का रिवीजन आपने अच्छे से कर रखा है, और वही इस वीडियो की खास बात है। अगला सवाल, एक लॉन्ग वायर है, करंट चल रहा है, बेंड किया सर्कुलर फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर इज B, तो देखिए सिंगल वायर, इसको हमने एक टर्म्स में बदला, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो म्यू नॉट I अपॉन में 2R हो जाएगा। चलो इससे एक रेडियस बना कैपिटल R। अब जरा सोचिए इसमें भी 2 टर्न्स होते तो क्या ये थोड़ी छोटी बनती, रेडियस एग्जैक्टली आधा हो जाता। जितना ज़्यादा हम टर्न्स बढ़ाएंगे रेडियस उतना हाफ होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो जो नई मैग्नेटिक फील्ड्स आएगी बच्चा, म्यू नॉट NI अपॉन में 2R, R के जगह पर R अपॉन में N। जैसे हमने टर्न्स 2 दिए तो रेडियस भी आधा हो गया, तो टर्न्स 2 है तो रेडियस भी आपका R/2 है, टर्न्स आपका 3 है तो R/3 है, तो ये N ऊपर चला जाएगा। So this is now n square and then b, because the entire value is related to b, तो आपका आंसर है n square b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a charged particle moves in a magnetic field its kinetic energy remains constant। kinetic energy क्या रहता है, remains constant, वो नहीं बदलता, अभी हमने देखा था स्पीड कांस्टेंट रहता है। अगला सवाल, at each of the two ends of a rod, तो एक रॉड ले लीजिए, इसके एंड पर चले जाइए, यहाँ कहता है इसका टोटल लेंथ आपका जो है 2R है, मतलब कि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपका R है। ठीक है बच्चा, ये डिस्टेंस आपका कितना है, R है। चलो आगे क्या कहता है, चार्ज भी Q है, तो यहाँ पर चार्ज Q और यहाँ पर भी चार्ज Q। इफ दिस रॉड इज रोटेटेड अबाउट सेंटर विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, अब इसको हम घुमाते हैं ओमेगा से,
द रेशियो ऑफ इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले निकाल लो, I इंटू ए। आई मतलब करंट, यहां पर दो चार्जेस हैं, 2q, चार्ज बाई टाइम, टाइम आपका टाइम पीरियड होगा, एरिया आपका बच्चा लोग पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आपका हुआ 2q अपॉन, अच्छा टाइम पीरियड की जगह पर क्या होगा, अगर स्पीड आपकी v है तो डिस्टेंस 2 पाई आर बाई कैपिटल टी। ये कहाँ से आया, तो सर्कल में घूम रहा है ना, इसलिए 2 पाई आर बाई कैपिटल टी। तो टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर बाई वी, और ये आपका क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। करेक्ट ना, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट। चलो कुछ कट रहा है तो काट देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा। आई ए हो गया, और दूसरा क्या था हमारे पास में, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा आपका होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। सही है, या फिर ओमेगा के फॉर्म में लिखूं, चलो अभी ओमेगा के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए जो कट रहा है काटिए, 2 से 2 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, 8 से स्क्वायर चला जाएगा, और कुछ बच्चा लोग, ये 8 से ये भी चला गया, और कुछ बच्चा लोग, डिचक्याओ क्यू बाई 2m इसका आंसर है बच्चे पढ़ी। आई एफ आई इंटू ओमेगा मास्टर मास्टर मास्टर, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2q बाई कैपिटल टी, दिस इज आई एंड दिस इज एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन में एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। आई आपका होगा 2mr का स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर, 2mr का स्क्वायर, and then omega, that is 2 pi by capital T, Michael. Capital T से capital T cancel, Michael. 2 pi से 2 pi cancel, Michael. R square से R square cancel, Michael. So Q by 2m, Michael. The answer is Q by 2m, Michael, बच्चा party. All right, चलो, Michael is a character in some numericals. Okay, so the next question is, there are 100 turns per centimeter length in a very long solenoid. तो एक बड़ा लंबा solenoid है, 100 टर्न से 5 एम्पीयर की करंट कैरी करता है। एट इट सेंटर, किसी भी सोलेनॉइड के सेंटर पर जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, तो म्यू आपका 4 पाई 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चा लोग 100 पर सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻², एन बाई एल होता है ना। फिर करंट आपका 5, तो म्यू नॉट एन स्मॉल एन एंड देन आई। चलो अभी क्या कट रहा है बच्चा, तो पाई के जगह पर हम लिख सकते हैं 22/7 या 3.14 कर दो, इंटू 10⁻⁻5, ये 100 भी हटा दूं, -7 में से -7 + 2 यानी कितना हुआ, -5, -5 + 2 -3 इंटू 5, तो 4 × 12 × 36, 3 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, 3.14 इंटू 10⁻²। तो अप्रॉक्स करने का देखो, 4 × 12, 5 × 15 चौके 60, गलत हो गया, देखो मैंने क्या किया, 4 × 12 × 36 क्यों बोला, 5 चौके 20 × 60, 6 पॉइंट समथिंग आंसर है, ये गलत है। ठीक है, तो अप्रॉक्स करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग पैरेलल वायर्स हैं, टू वेरी लॉन्ग वायर्स एंड डी सेपरेटेड, उनके बीच में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस डी हो गया। फिर एंड इक्वल करेंट्स आर पास्ड थ्रू देम इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल करंट पास हो रहा है, तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। फिर कहता है पार्टिकल चार्ज क्यू है डिस्टेंस d/2 पर, तो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है विथ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि ये जो है ऐसे चल रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ऐसे, बराबर। फिर कहता है बच्चों कि द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज, सबसे पहले तो इस वाली जगह पर यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, चेक कर लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आपका जो बी है वो खुद अंदर की तरफ है। चार्ज पार्टिकल भी ऐसे घुस रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पक्की बात ना। तो यही बोल रहा है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है हमें, डिचक्यों एक बार फिर से समझते हैं।
टू वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ठीक है। इक्वल करेंट्स है, ठीक है। म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, वो भी ठीक है। पार्टिकल चार्ज क्यूब पासेस थ्रू अ पॉइंट, ये लाइन मेन है, पासेस थ्रू अ पॉइंट। एक चार्ज पार्टिकल ऐसे पॉइंट से पास होता है एट अ डिस्टेंस d/2, d/2 जितने डिस्टेंस यानी बीच में, फ्रॉम बोथ द वायर्स विथ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द वायर। तो इस की वजह से मिलने वाले प्लेन के परपेंडिकुलरली ये चला है। तो इसका प्लेन ऐसा है, तो इससे परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? इससे परपेंडिकुलर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, यही हो सकता है ना, ठीक है। अब इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? तो इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ओके। तो फोर्स तो लग जाएगा बॉस क्यू वी क्रॉस में बी, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, नहीं लगेगा। क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ टेल मी द आंसर, थीटा क्या होगा? देख बच्चा, वेलोसिटी किधर है? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है? ऐसे। थीटा कितना हुआ? 0। अगर थीटा ही 0 हो गया, देयर इज नो फोर्स। चमका, आंसर इज 0। आंसर इज 0। आप में से कुछ महानुभाव बच्चा पार्टी ये कह सकते हैं कि सर आप चार्ज पार्टिकल को ऐसे क्यों घुसा रहे हो, परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है। ले लो, क्या फर्क पड़ता है? अगर चार्ज पार्टिकल इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, think about it, what should be the angle? It is going to be 180, and again the sin 180 is what? 0. So the answer still remains 0. आंसर 0 ही आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बहुत लंबा सोलेनॉइड है, लेंथ है, हैज लेयर्स, n लेयर्स है, n टर्न्स इन ईच लेयर, सारे लेयर्स के अंदर n टर्न्स है। डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज d and it carries a current I. The magnetic field at the center, बच्चा पार्टी, the magnetic field at the center of the solenoid is, तो देखिए जो B होता है म्यू नॉट NI अपॉन में L होता है। देयर इज नो डायमीटर, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रॉन्ग, इनवर्सली रॉन्ग, इनडिपेंडेंट है, ये भी गलत है, इसमें डायमीटर आता ही नहीं है फॉर्मूले में। द एंगुलर स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा QB अपॉन में M, इट्स मास, इट्स लीनियर स्पीड, इट्स लीनियर स्पीड बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड and charge of the particle as well. It's linear speed. तो answer is it's linear speed, B. Okay. A charged particle gains energy due to, तो चार्ज पार्टिकल किसकी वजह से एनर्जी गेन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से गेन करता है। अगला सवाल है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, द मैग्नेटिक फोर्स, बहुत ही सिंपल बच्चा, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस में B, यानी कि जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहता है। तो अपोजिट डायरेक्शन V एंड B आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर C। ऑल राइट बच्चा, नेक्स्ट है, इक्वल करंट्स आर पासिंग थ्रू टू वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रेट पैरेलल वायर्स म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, दे विल, इक्वल एंड अपोजिट बोला है ना, म्यूचुअली अपोजिट। तो अपोजिट करंट्स के वायर क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम, S फॉर सेम, A फॉर अट्रैक्शन, तो अपोजिट में रिपल्सन करते हैं, रिपेल ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट बच्चा, ठीक है। अगला सवाल, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स मोमेंटम चेंजेस बट काइनेटिक एनर्जी डजंट चेंज। मोमेंटम बिल्कुल चेंज होगा बिकॉज वो गोल गोल घूमता है, हर जगह पर वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रही है, तो मोमेंटम भी बदलेगा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसीलिए मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो p²/2m है, तो यहाँ पर वेक्टर नहीं आता है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर p का स्क्वायर है। एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए जो आपका आंसर वा होगा बाबू, काइनेटिक एनर्जी रिमेंस वा कांस्टेंट वा। अगला सवाल देखा, if the speed of the changed particle moving through a magnetic field is increased, then the radius, अरे बाबू, r बराबर mv अपॉन में qb। तो अगर तुमने स्पीड को चेंज किया है, इंक्रीज कर दिया है, तो आपका रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके आंसर्स हो गए, इन्हें मैच कर लीजिए एंड दैट्स इट बच्चा लोग। यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है, आप जो है इतनी जो हम मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसके लिए छोटा सा सपोर्ट करना है आपको इन दोनों ही चैनल को, ठीक है। ये हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं आपके लिए SSP नॉलेज हब, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पर करियर गाइडेंस रिलेटेड आता है। एंड साथ ही साथ बच्चा लोग, आप हमारे क्लास 24 ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें,
बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को हमें मिलता है मॉक टेस्ट एंड फ्यूचर में आपको सीबीएसई की जो भी बैचेस होंगी, सीयूईटी की जो भी प्रॉपर बैचेस होंगे या फिर जो भी नीट के बैचेस होंगे वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो आप क्लास 24 ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा एंड आज के क्लास की नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टेलीग्राम लिंक पर जरूर जुड़ना। 50,000 जितने बच्चे हैं वहाँ पर 50,000 स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है बच्चा, चलिए। तो हाँ, एक और काम, हम मैग्नेटिज्म एंड जो मैटर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसे हम यहाँ पर नहीं कंटिन्यू करेंगे। ये आपको छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं बच्चा लोग, हम ये देखेंगे कि इतने बच्चे होमवर्क करते हो। ये आपको 30 to 35 मिनट में प्रचंड बैच का वीडियो का लिंक आपको मैं कमेंट पे पिन कर रहा हूँ, आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा तो आपका ये चैप्टर पक्का हो जाएगा। थियोरेटिकल है तो इसमें हम टाइम आपका ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ख़राब नहीं करना चाहते। बाकी ये चैप्टर हो चुका है, अब इनको आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के लिए क्लास 24 ऐप ज्वाइन कर लीजिए। डाउनलोड करके आप जैसे ही अपना प्रिपरेशन सीयूईटी सिलेक्ट करेंगे, यू विल सी देयर आर 10 पेपर्स इंक्लूडिंग इंग्लिश, जनरल टेस्ट, फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। ठीक है बच्चा, बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। और अगला वीडियो जो होगा वो सुपर इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स, वो 30 टॉपिक्स के साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे और वो आपको गारंटेड सीयूईटी में कॉन्फिडेंस देगा। चलिए, तो मिलते हैं बच्चा लोग अगले क्लास में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, love you all, bye bye, Jai Hind.